हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग जो श्रोडिंजर इक्वेशंस के बारे में पढ़ लिया था, टाइम डिपेंडेंट पढ़ लिया था, टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ लिया था, है ना। और उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक बार कब, जब फ्री पार्टिकल था जिस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं था, और सेकंड टाइम हमने पढ़ा था कि जब उसमें फोर्स अप्लाई कर दिया हो, मतलब पार्टिकल की जो एनर्जी थी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड ना रहे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड रहे, ठीक है। और उसके बाद हमने 1 डायमेंशनल भी पढ़ लिया था, 3 डायमेंशनल भी पढ़ लिया था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन, कि श्रोडिंजर इक्वेशन जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, किन किन प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट, आज की क्लास में थ्योरेटिकल है। श्रोडिंजर इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर, श्रोडिंजर इक्वेशन इज फर्स्ट ऑर्डर in time, is first order in time and second order in space, and second order in space। क्या मतलब है इसका? आप लोगों ने देखा था कि श्रोडिंजर इक्वेशन ऐसे थी, माइनस आयोटा माइनस एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल 2, मतलब 1 डायमेंशनल की बता देती हूं मैं नॉर्मली, साई इस तरह से ऐसे थी ना। अगर उसमें पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग बात कर रहे हैं श्रोडिंजर इक्वेशन में, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, और ये जो है सॉरी डेल 2 बाई डेल x2 ये सेकंड ऑर्डर की है, वो स्पेस में है। तो वो पहली इक्वेशन, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन तो होनी चाहिए टाइम में और सेकंड होनी चाहिए स्पेस में। अब बात करते हैं सेकंड की। श्रोडिंजर इक्वेशन इज कंटिन्यूअस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Schrodinger equation is continuous with respect to time। इसका मतलब ये है कि श्रोडिंजर इक्वेशन जो है उसकी वैल्यू किसी भी टाइम पर इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि डिसकंटिन्यूअस नहीं होनी चाहिए। जब कोई भी चीज इन्फिनिटी पे आ जाती है हम उसकी स्टडी नहीं कर पाते हैं, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए श्रोडिंजर इक्वेशन जो है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कि ब्रेक नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइम पर। थर्ड, this is a linear equation, this is a linear equation if psi1 and psi2 are two solutions of Schrodinger equation, if psi1 and psi2 are two solutions of Schrodinger equation, then their linear combination will also be a solution of Schrodinger equation। पहले इसको लिखो, इस थर्ड वाली प्रॉपर्टी को मैं फिर समझाती हूं। देखिए इसका मतलब ये है, लीनियर इक्वेशन ऐसे है कि पावर कहीं पर भी नहीं आ रही थी,
आपने देखा डेल 2 बाई डेल x2 सेकेंड ऑर्डर है, पर क्या इस पर कोई पावर आ रही थी? नहीं आ रही थी ना। आपने मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी और उसमें डिग्री पढ़ी, ऑर्डर पढ़ा, तो आपने डिग्री क्या पढ़ी कि मैक्सिमम डेरिवेटिव वाले पार्ट्स की जो पावर होती है वो क्या कहलाती है भाई? डिग्री कहलाती है ना। तो वही चीज यहाँ पे बतानी है हमें कि लीनियर इक्वेशन है यानी डिग्री जो है वो 1 है। इसने बोला अब ये लीनियर इक्वेशन में ये होता है अगर साई 1 और साई 2 इसके दो वेव फंक्शंस रहेंगे तो psi is equals to c1 psi1 plus c2 psi2, that was a linear combination of psi1 and psi2, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो अगर psi1 psi2 किसी इक्वेशन को फुलफिल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनका ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये है इसका मतलब। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये ऊपर का ही मिटा देती हूँ बस मैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस बताऊंगी भी इसका मतलब। दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड प्रोबेबिलिटी डज नॉट वेरी विद टाइम एंड probability does not vary with time। नोट करो पहले इसको। देखिए इसका मतलब समझिए, आपने पढ़ा हो कि होमोजीनियस इक्वेशन होती है वो जिसके बराबर में जीरो हो, और नॉन होमोजीनियस वो होती है यहाँ पे बराबर में जीरो ना हो के कोई फंक्शन हो। यहाँ पे ये होमोजीनियस होती है। क्यों? क्योंकि आप लोग अगर ये लिखते हो आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी, यहाँ पे माइनस में था यहाँ प्लस ले आऊं, एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई लिख दूं तो बराबर में जीरो आता है कि नहीं आता? इसके बराबर में कोई फंक्शन नहीं आता, तो ये होमोजीनियस। और प्रोबेबिलिटी डज नॉट वेरी विद टाइम, आपने लास्ट यूनिट में पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी ऐसे होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स टी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू 1। ये हमेशा फिक्स होती है, किसी भी चीज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, या कोई ना कोई इंटीजर नंबर होता है 1, 1/2 कुछ भी, लेकिन 1 से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी टाइम के साथ वेरी नहीं करती है। नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में देख लिया था। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या था? साई है ना, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखनी है कि वो कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, ये सब कुछ। तो अपन लोग इसके बारे में फर्स्ट चीज जो पढ़ते हैं वो लिखते हैं फर्स्ट वेव फंक्शन साई वेक्टर आर टी। अगर 3D की बात करें तो वेक्टर आर टी, और अगर 1D की बात करें तो
xt. Wave function psi vector rt is the characteristics quantity of the motion is the characteristics quantity. अभी रुकिएगा एक मिनट, बताते हैं इसके बारे में, घबरा मत जाना ये वर्ड को सुन के. characteristics quantity of the motion of matter waves at the position vector r and time t. लिखो पहले इसको, फिर बताती हूँ इसके बारे में क्या लिखा हुआ है ये. देखिए इसने बोला कि जो वेव फंक्शन होता है साई वेक्टर आर टी, पहली बात तो ये किस पर, पोजीशन आर पर और टाइम टी पर होता है. वेव फंक्शन किसको दिखाता है, कोई भी पार्टिकल जो मूविंग कंडीशन में हो, मूविंग स्टेट में हो, उस मूविंग स्टेट में उस पार्टिकल के साथ एक वेव चलती है, उस मैटर वेव की कंडीशंस को या उसकी फिजिकल किसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस को दिखाने के लिए जो क्वांटिटी काम में ली जाती है वो होती है साई वेक्टर आर टी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स क्वांटिटी. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ऐसी कोई चीज जो किसी के बारे में बताए हमें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा क्या, मेरी हाइट है, क्या मेरा कलर है, या फिर जो भी मेरी स्किल्स हैं वो सब कुछ मेरे लिए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्योंकि वो मुझे डिफाइन कर रही हैं. सही है. यहाँ पे जो वेव फंक्शन है ये एक पार्टिकल जो कि मूविंग स्टेट में है उसको क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है. तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्वांटिटी है किसकी, ऑफ द मोशन ऑफ मैटर वेव्स. और मैटर वेव्स क्या होती हैं, जो पार्टिकल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, और उस मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट हो रही है वो एट द पोजीशन वेक्टर आर एंड टाइम टी. ये तो सिंपल है. सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड वेव फ्रंट के लिए जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो साई आर साई mod of psi square denotes the probability of finding the particle at that point. पहले लिख लो फिर समझा देंगे. at that point psi square is called the probability density. Probability density. The wave function psi is called probability amplitude. नोट करो इसको एक बार, फिर बताते हैं क्या लिखा है ये, बल्ला क्या है ये. देखो यहां पे मॉड ऑफ साई का स्क्वायर, ये क्या है, ये दिखाता है प्रोबेबिलिटी को. ठीक है,
ये किसको दिखाता है? प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं बताया था पहले, साई स्क्वायर डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। पॉइंट का मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे साई लिखा है, इसके साथ वेक्टर आर टी लिखते तो मतलब टी टाइम पे और वेक्टर आर पोजीशन पे वो पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई मतलब पार्टिकल वहां ज्यादा मिल सकता है। मान लो एक पार्टिकल मिलने की प्रोबेबिलिटी पूरी की पूरी 100% है, ग्राफ इस तरह से है, तो इसका मतलब हो सकता है पार्टिकल यहां 10%, यहां 30% मिल रहा हो, यहां 40 मिल रहा हो सकता है यहां 60% मिल रहा हो। कि 60% मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर है। मैं इसको 30 नहीं, इसको 20 करती हूं और इसको 30 करती हूं तो भी ज्यादा हो जाएगा। मान लो इसको मैं 50 कर देती हूँ क्योंकि टोटल चाहिए ना अपन को, तो इसको भी मैं जैसे 8 कर दिया, 10 कर दिया, समझ लो आप। ये सब कम कम है और ये वाला सबसे ज्यादा है। पूरी 100% में से मैक्सिमम पार्ट यहां पे मिल रहा है क्योंकि ग्राफ यहां पे ऊपर जा रहा है, सही है। तो यहां पे ये किसको दिखाता है? पार्टिकल किस जगह पर ज्यादा मिल सकता है। ठीक, ये किसको दिखाता है? प्रोबेबिलिटी। इस चीज को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये जो होता है ये साई स्टार के बराबर होता है। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताया था पहले। और साई को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसका भी काम अभी आगे आएगा। जनरली साई को वेव फंक्शन बोलते हैं। वेव फंक्शन जैसे कि अपन लोग मान लो ये z है, ये x प्लस आयोटा y है, ये तो वेव फंक्शन है। मॉड ऑफ z होता है एम्पलीट्यूड, इसको अपन लोग लिखते हैं √x² प्लस y²। तो ये जो चीज है ना, ये एम्पलीट्यूड है। मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, एम्पलीट्यूड है तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं होती। ठीक है, और जब इस पर स्क्वायर लगा देते हैं तो वो किसको दिखाने लग जाता है? प्रोबेबिलिटी को दिखाने लग जाता है। तो इसके दो सिग्निफिकेंस के दो पार्ट हो गए। अब थर्ड देख लेते हैं। मे भी समझ आ गया होगा आपको। हाँ जी, अगला थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल the probability of finding the particle at point ले लिया x y z and time t is given by क्या होगा? प्रोबेबिलिटी P से दिखाएंगे। क्या होती थी बताया था। ये क्या लिखते थे इसको? ये पहले बताया हुआ है। ये सिग्निफिकेंस ही तो बताता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या काम है इसका। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है हमेशा वो क्या होती है? 1 होती है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है? पूरे स्पेस में, होल स्पेस में 1। हम बोलते हैं ना किसी भी चीज की मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है। कैसे? या तो मैं इस कमरे में हूं
या मैं इस कमरे में नहीं हूं। बीच की पोजीशन थोड़ी ना है आधी इधर हूं आधी कहीं और हूं, ठीक है। मैक्सिमम होती है 1, या तो है या नहीं है, ठीक है। और इसको वैसे लिखें तो -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, इसकी जगह पे रखें तो साई स्टार वेक्टर आर टी, साई वेक्टर आर टी dv इक्वल्स टू 1। और ये क्या है, याद हो तो आपको, ये साई दोनों सेम है, साई स्टार साई dv 1, ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, बताया था मैंने। अगर साई अलग अलग हो तो ऑर्थोगोनैलिटी हो जाती थी, यहां पे नॉर्मलाइजेशन, दिस इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, दिस इज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। बता चुकी हूं मैं ये सारा पिछली क्लास में, पर ये फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर आपके पेपर में आ जाए 1 या 2 नंबर का, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये इसका मतलब है, नोट करो। तो लिख लिया होगा इसको, शायद आपने पॉज करके लिख लिया करो भाई। हाँ, अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज फॉर एन एक्सपेक्टेबल वेव फंक्शन। फॉर एन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, इसका मतलब कौन सा वेव फंक्शन हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल सही लिखा है ना? यहां आएगा एक्सपेक्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सपेक्टेबल, इसका मतलब जैसे बोलते हैं ना, मार्केट में दिखने को तो हमें बहुत सारे सूट, बहुत सारी चीजें दिखती है, सोचोगे मैडम को तो अटक गई सूट पे आके। जो भी चीजें आपको मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखती है, पर पसंद तो 1-2 ही आती है, सही है क्या? लेनी है अपन को है, और भाई पसंद तो आने को तो बहुत सारी आती है, पर मम्मी ने कह के भेजा एक ही लाना है, मतलब एक ही लाना है, तो आपको 10 चीजें खुली हुई है, उसमें से एक को पसंद करना है, उसमें कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी, तभी तो पसंद कर रहे हो। वही चीज तो यहाँ पे है कि हमें वेव फंक्शन जो है वो कौन सा वाला हमारे लिए एक्सपेक्टेबल है, हम लोग कौन से वेव फंक्शन को आगे की स्टडी के लिए काम में ले सकते हैं, तो उसमें भाई क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें चाहिए। जैसे लड़के के लिए लड़की ढूंढने या लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, तो भाई लड़की गोरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। तो पहले से अपन लोग अपनी एक लिस्ट तैयार करके लेके जाते हैं, ठीक। हम तो कोई भी नहीं, मतलब जो लोग भी करते हैं, ठीक। तो वही चीज यहाँ पे है कि वेव फंक्शन जो है वो एक्सपेक्टेबल वो होगा जिसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो। फर्स्ट, वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, continuous and single valued। वेव फंक्शन ऐसा हो जो फाइनाइट हो। फाइनाइट होने का मतलब उसकी वैल्यू कहीं पर भी इंफिनिटी ना हो, कंटिन्यूअस हो, ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं से भी। वेव फंक्शन अगर कोई अपन को ग्राफ दिखे ऐसे और फिर ऐसे ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो गया ना, दिस इज नॉट एन एक्सपेक्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है। कोई भी अगर वेव फंक्शन ब्रेक हो जाए तो वो हमारे लिए एक्सपेक्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। सिंगल वैल्यूड,
मतलब समझो, एक टाइम पर उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर इस समय पर मैं आपको यहां पढ़ा रही हूं तो क्या मैं इस समय पर कहीं और मौजूद हो सकती हूं? नहीं। ठीक है, कैसे? अगर हम लोग चाहें तो भी, चाहकर भी एक साथ दो जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो वही चीज है, पार्टिकल एक टाइम पर एक जगह ही रहेगा, एक से ज्यादा जगह नहीं रह सकता। इसका मतलब वेव फंक्शन को सिंगल वैल्यूड ही होना चाहिए। अगर वेव फंक्शन ऐसा हमें मिल जाए कि जहां पर वो एक टाइम पर एक से ज्यादा जगह प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो वेव फंक्शन एक्सपेक्टेबल वेव फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, अभी रुको पहले लिख लो। फर्स्ट डेरिवेटिव्स डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड should exist and should be continuous, single valued and finite, and should be continuous, single valued and finite। नोट करो एक बार इसको। इसका मतलब देखिए, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं होगा तो सेकंड डेरिवेटिव भी जीरो होगा। जब फर्स्ट डेरिवेटिव ही नहीं है तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। और वो जीरो हो गया यानी डेल टू बाई डेल एक्स टू जीरो हो गया साई में, तो श्रोडिंजर इक्वेशन लिखोगे कैसे भाई? श्रोडिंजर इक्वेशन में पार्ट ही दो हैं, एक टाइम डेरिवेटिव है और एक पोजीशन डेरिवेटिव है। सही है, पोजीशन डेरिवेटिव जीरो कर रहे हो आप, तो क्या लिखोगे फिर श्रोडिंजर इक्वेशन में? कुछ नहीं, पार्टिकल की पोजीशन तो यही खत्म हो गई। पार्टिकल की पोजीशन से पता ही नहीं चलेगी, या तो सिर्फ टाइम वाला रह जाएगा फंक्शन, और श्रोडिंजर इक्वेशन तो टाइम में भी होती है और पोजीशन में भी होती है। सही है, तो यहाँ पे पहली बात फर्स्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव भी इसी की तरह फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सही है, क्यों? क्योंकि जब साई फाइनाइट होगा तब हम लोग डेल साई बाई डेल एक्स निकाल पाएंगे, और जब ये फाइनाइट होगा तभी तो हम ये निकाल पाएंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में डिराक डेल्टा के बारे में बताया था कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मान लो वो फंक्शन है x या मान लो फंक्शन है f, अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव डिराक डेल्टा होता है। डिराक डेल्टा का कॉन्सेप्ट जो है वो कब होता है? जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। हमें चाहिए इसकी एक फिक्स वैल्यू जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ही आती है। दो हो गए, अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी, वेव फंक्शन शुड वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। वेव फंक्शन शुड वैनिश एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। वेव फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट बाउंड्रीज पर जीरो हो जानी, इसका मतलब है इनफाइनाइट बाउंड्रीज पर वेव फंक्शन की वैल्यूज कैसी हो जानी चाहिए? जीरो। ये बाउंड्रीज की स्पेलिंग शायद गलत है, थोड़ा सही कर दो इसको, बाउंड्रीज। इसका मतलब जैसे मानो ये इस तरह से कोई बॉक्स है, इसमें कोई पार्टिकल है या कोई भी चीज है, इसकी यहाँ पे ऊंचाई हमें नहीं पता है क्या है, तो इनफाइनाइट जो चीज होती है, अब एक सिंपल चीज मान लो ना,
इनफाइनाइट पर हम कैसे बता सकते हैं, हम लोग देख ही नहीं सकते। तो इसने सबसे सिंपल चीज ये मानी हुई है कि इनफाइनाइट अगर कहीं आ जाए ना, आपको कोई पॉइंट मिल जाए कि इनफाइनाइट पर क्या होगा, तो आप सिंपल सा आंसर दो इसको कि इसका वेव फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि वेव फंक्शन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो इनफाइनाइट पर जीरो वैल्यू दे, ताकि हम लोग एटलीस्ट इनफाइनाइट के चक्कर में अटके नहीं। इनफाइनाइट जहां आ जाए वहां समझ लो पार्टिकल मिलेगा ही नहीं। पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है अगर, तो वो इनफाइनाइट पर नहीं मिलेगा, हमें यही कहीं मिल जाएगा। इनफाइनाइट पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जानी चाहिए। फोर्थ, वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। ये तो पहले भी बताया हुआ है मैंने, कोई नई चीज नहीं है कि जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। आपको याद हो तो मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन कॉफिशिएंट निकलवाया था। वो तभी निकलता जब ये वेव फंक्शन कैसा होगा, नॉर्मलाइज्ड होगा। नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब -∞ टू +∞ साई स्टार वेक्टर आर टी, साई वेक्टर आर टी डीवी, यानी कि डीवी का मतलब इन होल स्पेस, इसमें इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1, यानी कि वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। नोट कर लो इसको, इन चीजों पर से क्वेश्चन आते हैं काफी बार। तो आज हमने क्या क्या देखा भाई, वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, श्रोडिंजर इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, कब कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए, वो सब कुछ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इसका कि राइट द 3 पोस्टुलेट्स, 4 पोस्टुलेट्स या राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बहुत सिंपल है, छोटे छोटे से, जो कि आप समझ लो फर्स्ट यूनिट में पढ़ के आए हो ना, उसका निचोड़ एक तरह से, और अभी तक जो सेकंड यूनिट में पढ़ा है उसके बारे में सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स में बात करनी है। तो वो होते हैं उसके पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें काम में आती हैं, कौन सी चीज़ें डिराइव की जाती हैं। 7-8 है, वो लिखने हैं, उन पर क्वेश्चन क्योंकि बनता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।